नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और जल्दी जल्दी से आप सब जुड़ जाइएगा और शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर की कक्षा में। आप सब जल्दी से आ जाइएगा। स्वागत है आप सबका। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्कार। ओके, जल्दी जल्दी से आप सब आ जाइए, जल्दी जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण कक्षा में और करंट अफेयर की इस क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे सीखने को मिलेंगे, तो आप सब जल्दी जल्दी से आ जाइएगा। ओके ओके। एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चे ध्यान रखना, कभी अगर लहरों से डर करके आपने रुक गए ना, तो लहरें आपको हमेशा रोक लेंगी और उसके बाद आपकी सफलता और दूर होती चली जाएगी। तो आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। त्यौहार की खुमारी आपकी उतर जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पढ़ाई पे अच्छे से मेहनत करिएगा। त्यौहार आपका गया है अभी, तो अगला त्यौहार आपका अच्छा रहे, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, चयन लेना है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं आपके लिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। खैर, तो चलिए बिना समय गंवाए, बिना समय को समाप्त किए आप शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण क्लास की ओर, और क्लास की ओर चलते हैं। क्लास हमारे पहला सवाल हमारे सामने दे रखा है, पढ़िए बच्चे, कि अक्टूबर 2023 के लिए, अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया है? आईसीसी मंथ ऑफ पुरस्कार किसे दिया गया है, किस महीने के लिए? अक्टूबर 2023 के लिए। विकल्प हमारे सामने दे रखे हैं, मैक्सवेल को दिया गया है, या शुभमन गिल को दिया गया है, या फिर आपको बताना है सचिन रविंद्रन को दिया गया है, या रविंद्र जडेजा को दिया गया। तो चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग, आ जाइए आप सभी लोग। ओके, ठीक है बच्चे, आ जाइए जल्दी जल्दी से अभी आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग चितरंजन, गोल्डन बॉय, अनुज सेन, संध्या, सोनाली। ठीक है बच्चे, आ जाइए सभी लोग। तो देखिए, जिन पिक्चर में अगर आप देख पा रहे हो, इन्हें आप पहचानते हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे कि कौन से खिलाड़ी हैं ये आपके सामने। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, तो आपको इनकी जर्सी पर आपको न्यूजीलैंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप यहां से गेस लगा सकते थे कि सर इसका जवाब आ जाएगा क्या? रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र भारतीय मूल के एक खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड में ही पैदा हुए, तो उनकी नागरिकता भी न्यूजीलैंड की ही है, और ये अपनी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। तो अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी मैन ऑफ द प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप कहेंगे ये पुरस्कार दिया गया है किसे? रचिन रविंद्र को दिया गया। किसे दिया गया बच्चे? रचिन रविंद्र को दिया गया है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इनका संबंध कहां से है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इनका संबंध बच्चे कब कहां से है, तो आप कहोगे इनका संबंध क्या है? आपका इनका संबंध बच्चे न्यूजीलैंड से। दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। अब यहां दे रखा है किसके बारे में? आईसीसी के बारे में। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जब आईसीसी की बात कभी भी आ जाए, तो आप कहेंगे कि आईसीसी की स्थापना वर्ष 1909 में हुई। कब हुई? 1909 में हुई। और इसके मुख्यालय की बात अगर कहा जाए, तो इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चे? दुबई में इसका मुख्यालय है। वहीं अगर भारत की बात किया जाए बीसीसीआई के बारे में, तो बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई की जो स्थापना होती है वो वर्ष 1928 में होती है, और इसका मुख्यालय से दुबई में है। तो इसका मुख्यालय बच्चे कहाँ है? मुंबई के अंदर है। ये ध्यान रखना, बहुत जरूरी सवाल आपके लिए बन जाएगा। अब बीसीसीआई जो अपना है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो आपका आईसीसी है। अगर मैं अपने वाले की बात करूं, बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करूं, तो आप ध्यान रखना इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है बच्चे। कौन है? रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं, राइट। रोजर बिन्नी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये बात आपको ध्यान में अच्छी तरीके से रखनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष इसके राजीव शुक्ला साहब हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला हैं इसके, ये ध्यान रखना। राजीव शुक्ला क्या है बच्चे? राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हैं। और ये भी ध्यान रखना, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कौन है बच्चे? कोच कौन है पुरुष टीम के? तो आप कहेंगे पुरुष टीम के कोच जो हैं आपके राहुल द्रविड़ साहब हैं। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें आप ध्यान रखना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आईसीसी के अगर चेयरमैन कहे, तो आप कहेंगे ग्रेग बर्कले। जैसे यहाँ अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, वैसे यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले वर्तमान में यहाँ अध्यक्ष हैं। आईसीसी के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, तो आप कहेंगे अध्यक्ष आप कौन हैं? ग्रेग बर्कले हैं। और अगर आपसे सीईओ पूछे, तो जोफ एलार्डिस। जोफ एलार्डिस जो है बच्चे, जोफ एलार्डिस, जोफ एलार्डिस बच्चे क्या है? तो जोफ एलार्डिस, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जोफ एलार्डिस वर्तमान में इसके आईसीसी के क्या है? सीईओ हैं। आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आप कहेंगे जोफ एलार्डिस। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब मैक्सवेल ने बहुत सारा अभी कीर्तिमान बना दिया, क्या? कि सबसे तेज विश्व कप में सबसे तेज दोहरा, विश्व कप में सबसे तेज दोहरा, सबसे तेज दोहरा, दोहरा शतक किसने बना दिया? तो आप जानते हैं दोहरा शतक बना दिया किसने? मैक्सवेल ने। किसके खिलाफ टीम खेला? आप अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने 97 रनों के ऊपर 7 विकेट की पारी विकेट ले लिए थे। ये एक ऐसी पारी थी जो लोग भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। मैक्सवेल ने
मैक्सवेल को चोट भी आई हुई थी इस मैच के दौरान, लेकिन उन्होंने ऐसा रुके नहीं अपने आप में और अच्छा तरीके से एक रिकॉर्ड बना दिया, ये ध्यान रखना। रविंद्र जडेजा भारतीय खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल भारतीय खिलाड़ी हैं और उन्होंने एक वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान शुभमन गिल ने अपने नाम किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत में हो रही है और अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो कीर्तिमान भारतीय के पास है वो है मोहम्मद शमी है, जिनके पास सर्वाधिक विकेट अभी वर्तमान में है। तो ये याद हो जाएगा क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। राइट, कर लेंगे ना सवाल को। चलिए बच्चे अगले सवाल की ओर बात करते हैं। तो ये बिल्कुल पहला ही सवाल था बच्चे। अगले सवाल को देखो क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। देखिए यहां पर हालांकि विकल्प गलत लग गया है, महिला की फोटो यहां पर गलत लग गई है, कोई बात नहीं। अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? अमेलिया केर को दिया गया है, यानी न्यूजीलैंड से खेलती हैं। हेले मैथ्यूज को दिया गया, वेस्ट इंडीज से खेलती हैं। या नाहिदा अख्तर को दिया गया, इनका संबंध बांग्लादेश से है। या आपको बताना स्मृति मंधाना को दिया गया, भारत से इनका संबंध है। क्या है इसका सही जवाब? क्या जाएगा इसका सही जवाब? जल्दी बताइएगा, बताइए जल्दी से क्या जाएगा जवाब। बिल्कुल आप सबके उत्तर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ध्यान रखना इस बात को लेकर, क्या जाएगा इसका उत्तर? वेस्ट इंडीज की महिला खिलाड़ी हैं हेले मैथ्यूज। और वेस्ट इंडीज से मैंने आपको एक सवाल अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही करवाया था। क्या करवाया था, जरा गौर करिएगा। एक खिलाड़ी हैं सुनील नरेन, सुनील नरेन यहीं से खेलते हैं। सुनील नरेन ने क्या कर लिया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्या ले लिया बच्चे? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इनका संबंध कहां से है? तो ध्यान रखना, इनका संबंध बच्चे है इसी वेस्ट इंडीज से ही ये खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज के ही खिलाड़ी, उन्होंने क्या कर लिया अभी हाल ही में, संन्यास की घोषणा करी। और दुनिया में एक तरीके से नया नाम नहीं है, सुनील नरेन बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं सुनील नरेन अपने समय के। तो सुनील नरेन ने अभी अभी क्या कर दिया है, नरेन नाम है बच्चे, नरेन लिख गया यहाँ पर, सॉरी फॉर इट, सुनील नरेन, सुनील नरेन, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को लेकर के। चलिए तो इसका आ जाएगा हेले मैथ्यूज, आंसर इसका सही आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। लिखा हुआ है, किस राज्य ने खो खो प्रदर्शन स्थापित करने हुए तो AMNS के साथ में क्या किया है, एक समझौता पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? कौन सा वो राज्य है? उड़ीसा है, पंजाब है, या हिमाचल प्रदेश है, या आपका मध्य प्रदेश है? कौन से राज्य ने ऐसा समझौता किया, आपको बताना है। सही जवाब क्या आ जाएगा बच्चे? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? तो देखो ध्यान रखना, वो वही राज्य है, अभी आपको पिक्चर दिखाई दे रही, कौन है? ये है नवीन पटनायक साहब। ये कौन है? नवीन पटनायक साहब। और नवीन पटनायक को जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं, नवीन पटनायक जी वर्तमान में उड़ीसा के क्या हैं? मुख्यमंत्री महोदय हैं, उड़ीसा के सीएम हैं। कौन है? नवीन पटनायक साहब। अब उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक साहब हैं, ध्यान रखना। अब उड़ीसा के बारे में MOU किसने साइन किया होगा? उड़ीसा ने ही। उड़ीसा वो राज्य है जो हॉकी को भी स्पॉन्सर करता है। हॉकी को 10 वर्षों के लिए किसने स्पॉन्सरशिप ली है? हॉकी को 10 वर्षों के लिए गोद किसने लिया है? तो आप कहेंगे 10 वर्ष के लिए गोद किसने लिया है बच्चे? 10 वर्ष के लिए गोद लिया है उड़ीसा के द्वारा ही। तो उड़ीसा बहुत सारे कीर्तिमान बनाता है, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है, ठीक है, क्या कुछ रह सकता है। ठीक है बच्चे, क्या आ जाएगा? तो हॉकी को गोद किसने लिया 10 वर्षों के लिए? तो आप कहेंगे नवीन पटनायक जी ने गोद लिया। तो इसका उत्तर भी बच्चा क्या आ जाएगा? इसका जवाब भी उड़ीसा ही आ जाएगा। इसका जवाब उड़ीसा ही आ जाएगा। उड़ीसा जिन बच्चों ने जवाब दिया है उनका जवाब बिल्कुल सटीक और सही जवाब है, ठीक है। उड़ीसा इसका सही और सटीक जवाब है, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है, डन। तो उड़ीसा जिन बच्चों ने लगाया हुआ है, उड़ीसा वाले बच्चे जवाब बिल्कुल जवाब सही है। अच्छे तरीके से आप मेहनत करिएगा, अच्छे तरीके से कर भी लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उड़ीसा के कई बार आपके पेपर में महोत्सव बहुत पूछे जाते हैं कि उड़ीसा के महोत्सव बता दीजिएगा। तो आप ध्यान रखना, उड़ीसा के महोत्सव में नुआखाई महोत्सव बहुत फेमस है। अभी हाल ही में यूपी के पेपर में पूछा भी गया था नुआखाई महोत्सव। रजो पर्वा महोत्सव कौन से राज्य का है? तो आप कहेंगे रजो पर्वा जो महोत्सव है, रजो पर्वा महोत्सव भी इसी राज्य का ही है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि तोसली महोत्सव कौन से राज्य का है? तो आप भी कहेंगे कि तोसली महोत्सव भी इसी राज्य का ही है, ठीक है।
तोसली महोत्सव कौन से राज्य का है? तो आप कहेंगे तोसली महोत्सव भी इसी राज्य का ही है। अच्छे तरीके से नोट कर लेना। और नुआ आप ये भी लिख सकते हो क्या, बिहान मेला महोत्सव। बिहान मेला महोत्सव कौन से राज्य का है? तो बिहान मेला महोत्सव भी किसी और राज्य का नहीं है बच्चे, बिहान मेला महोत्सव भी इसी राज्य का है। आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। तो ये सारे महोत्सव उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। नवीन पटनायक जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनके दल का नाम है बीजू जनता दल। तो अब एक बात और ध्यान रखना, उड़ीसा की एक बस सेवा है जिसका नाम है मो बस सेवा। मो बस सेवा, मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र नेशन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा, मो बस सेवा को यूनाइटेड नेशन द्वारा सिविल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिविल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिविल सेवा पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप कहेंगे ये मो बस सेवा को दिया गया। अगला देखिए सवाल क्या दे रखा है कि भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में खोली गई है? यानी कि ठंडे तेल उत्पादन वाली सुविधा किस राज्य में खोली गई है? महाराष्ट्र में खोली गई है, गुजरात में खोली गई है, या उत्तर प्रदेश में खोली गई है, या पंजाब में खोली गई है? इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किसने अभी हाल ही में शीत तेल उत्पादन के लिए, किस राज्य ने अभी हाल ही में इस प्रकार की ट्रेनरी उद्योग को स्थापित किया है? बोलिए, शीत तेल उत्पादन के लिए किसने अभी समझौता कर रखा है? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, विकल्प आपके सामने उल्लेखित हैं। बिल्कुल, जिन बच्चों के जवाब आ रहे हैं मैं बता दूं जानकारी के लिए, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा बच्चे? इसका सही जवाब आ जाएगा गुजरात। गुजरात इसका एकदम सटीक जवाब आ जाएगा। गुजरात राज्य के द्वारा ही अभी क्या किया गया है, इसकी स्थापना के लिए एमओयू एक तरीके से साइन किए गए हैं, समझौता संबंध बताए गए हैं कि गुजरात राज्य में इस प्रकार की सुविधा केंद्र खोला जाएगा। ठीक, गुजरात अभी चर्चा में रहा था, क्यों रहा था देख लीजिएगा। गुजरात चर्चा में रहा था धौलेरा गांव के कारण। गुजरात का जो धौलेरा गांव है बच्चे, जो धौलेरा गांव है, यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना तय है, ये बात ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया गया, ध्यान रखना। इसके अलावा एक गांव है गुजरात का मोढेरा, ये भारत का पहला सौर संचालित गांव था। सौर संचालित गांव था, ये ध्यान रखना। भारत का पहला सौर संचालित गांव कौन था? तो बच्चे तो आप बताएंगे भारत का पहला सौर संचालित गांव आपका मोढेरा था। धौलेरा मोढेरा साउंड्स लाइक सेम, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातों को एक साथ मत मिलाइएगा। दोनों बातें अलग हैं, दोनों समस्याएं अलग हैं, दोनों सवाल अलग हैं, तो इसलिए बहुत आसानी से इनको समझिएगा बच्चे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और डन, चलिए आगे सवाल की बात करें। चलिए बढ़िया, अगले सवाल की देखते हैं बच्चे क्या है। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? कहां पर किया है? सर्वोच्च न्यायालय के भीतर। नरेंद्र मोदी जी ने किया है, निर्मला सीतारमण ने किया है, या आपको बताना है डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, या राजनाथ सिंह जी ने? किसने किया है आपको बताना है जल्दी से। निर्मला सीतारमण द्वारा, या डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा, या राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इस पिक्चर में आपको कोई ऐसा कोई किरदार अभी फिलहाल आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको उत्तर तो बच्चे करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो उत्तर नहीं करना है। कौन किसने किया है जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, किसने कर रखा है, किसने कर रखा है? अब आप पहचान रहे हैं, बिल्कुल पहचान रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप पीछे से देख पा रहे होंगे जो ये व्यक्ति हैं, ये हमारे देश के वर्तमान में सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ये 50वें सीजीआई हैं। कौन से नाम, क्या नाम इनका है? डीवाई चंद्रचूड़। पूरा नाम अगर पेपर में कभी पूछ ले आपसे तो क्या कहेंगे आप? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनके पिताजी भी देश के सीजीआई रह चुके हैं, तो ये ध्यान रखना, ये देश के वर्तमान में क्या है बच्चे? मुख्य न्यायाधीश हैं। डीवाई चंद्रचूड़, जिन बच्चों ने उत्तर दिया उनका बिल्कुल जवाब बिल्कुल सटीक और सही जवाब आ रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ इज द राइट आंसर।
ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ इसका एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, क्या जरूरी बात ध्यान रखने वाली बात रहेगी यहां पर, एक बात और ध्यान रखना कि डी वाई चंद्रचूड़ को अभी हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया था। क्या किया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे सम्मानित किया? तो आप कहेंगे हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया इन्हीं को ही। याद रखेंगे इस बात को? बोलिए, याद रख पाएंगे? याद कर लीजिएगा इस बात को, हार्वर्ड विश्वविद्यालय यहाँ के एलुमिनी रहे हैं ये। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पहले छात्र रहे थे और छात्र रहने के नाते इन्होंने क्या किया है, उसका नेतृत्व किया। तो हार्वर्ड, आप देखते होंगे कॉलेज के लोग जो होते हैं, जो लोग बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और सफल हो जाते हैं, बहुत सफल हो जाते हैं, तो उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं ये हमारे एलुमिनी रहे हैं, ये सम्मानित करने योग्य हैं, तो इन्हें सम्मान करिएगा। सम्मान लोग करते हैं, बहुत सारे एलुमिनी को सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है अलग अलग विश्वविद्यालयों में। आप सब भी जब कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके जिस विद्यालय में आपने पढ़ाई करी है उनके अध्यापकगण आपको न्योता देंगे कि आइए बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए आकर के, चले आइए जल्दी, आपने कैसे पढ़ाई करी, कैसे क्या आपकी शेयरिंग रही, कैसे कैसे आपने चीज़ें पढ़ाई करी हैं, बता दीजिए बच्चों को कैसे क्या रहा, आपने क्या आपके जीवन का पहलू रहे, आपने क्या क्या डाउन्स देखे, क्या क्या आपके अप्स थे। हालांकि डाउन्स बच्चे, जाहिर सी बात है, अपने ईमानदारी से बताइएगा कि आपने क्या क्या संघर्ष किया, क्योंकि देखिए आज की डेट में वर्तमान में जो आईएएस पीसीएस जितने भी बड़े रैंक के ओहदे के अधिकारी हैं वो झूठ बोलते हैं आप लोगों से। क्या कहते हैं कि हम 16 घंटे पढ़ाई करते थे, 12 घंटे पढ़ाई करते थे। देखिए हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी अलग है, कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, तो ये भ्रमित ना करके अपनी सच्चाई जो भी रहे, सफलता की कहानियां हमेशा ईमानदारी सुनाई जाए। मेरा मानना यही है बच्चे, बहुत ज़रूरी है कि ईमानदारी से सुनाई जाए कहानियां, क्योंकि आपसे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोग बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? डीवाई चंद्रचूड़ इसका एकदम सटीक जवाब आ जाएगा, एकदम सही जवाब आ जाएगा। आगे बात करें बच्चे, अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है कि हैंसन रोबोटिक्स और पॉलिश संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया के पहले ह्यूमनाइड रोबोट को सीईओ नियुक्त किया है। सोचिए इस बात को लेकर के, एक रोबोट है जो सीईओ नियुक्त हो गया है। कहाँ नियुक्त किया है कंपनी ने? कहाँ, कौन सी कंपनी ने क्या लिखा नाम, रोबोट का नाम पूछा रखा है। मीका रोबोट है, सोफिया रोबोट है, फेमबोट है या गरुड़ा एरोस्पेस है? कौन सा है वो बताइए? मिका रोबोट है, सोफिया रोबोट है या फेमबेट या गरुड़ा एरोस्पेस है? कौन है वो ऐसा रोबोट जिसे अभी हाल ही में हैंसन रोबोटिक्स और पोलिस संचालित कंपनी डिक्टाटोर ने दुनिया के पहले ह्यूमनाइड रोबोट का सीईओ के तौर पर रिप्रेजेंट किया है? तो आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको महिला दिखाई दे रही हैं ये एक रोबोट है और ये प्रॉपर सीईओ बनाई गई हैं। अब आपको बताना ये है कि ये कहां पर हैं। ठीक है, ये सीईओ हैं, अगर सीईओ हैं कहीं की तो कहाँ की बनाई गई हैं? तो आप अच्छे तरीके से एक बात ध्यान रखना, बहुत प्यारी चीजें आपको दिखाई दे रहा होगा, मिक्का लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिक्का जो है इन्हीं को ही सीईओ बनाया गया। ये पहले आपका ह्यूमनाइड रोबोट है जो सीईओ बन गई किसी कंपनी की। ठीक है, बहुत जरूरी है, आज की डेट में बहुत दुनिया आधुनिक होती जा रही है। जापान दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर आप अगर कभी जाने का सौभाग्य मिले तो आपको जापान में देख के लगेगा दुनिया में हम बहुत सारे साल आगे चल रही है जापान दुनिया, टेक्नोलॉजी से पूरे शहर बने हुए हैं। हालांकि मानवता टेक्नोलॉजीज में नहीं है, भावुकता जो इंसान को ईश्वर ने दिया है वो सबके पास नहीं है। बहुत अजीब सी बातें हैं। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो मिका रोबोट जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पहला ह्यूमनाइड रोबोट है जो सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। डन, ये बात आप ध्यान रखिए इस बात को लेकर के। चलिए बढ़ चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है तो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। किस राज्य में महिलाओं को नगर निकायों में 33% आरक्षण देने वाला बिल पारित किया गया है? विकल्प हमारे सामने क्या दे रखे हैं? विकल्प हमारे सामने दे रखे हैं बच्चे, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा या मेघालय। आपको इसका जवाब देना है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? किस राज्य ने इस प्रकार की व्यवस्थाओं के ऊपर कहीं ना कहीं बात कही है? तो मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा है या मेघालय? जल्दी से उत्तर करिएगा, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? जल्दी से आप सब उत्तर कर जाइएगा, बोलिए फटाफट, क्या आ जाएगा इसका उत्तर? कि 33% नगर निकायों में आरक्षण देने की बात किसने करी है, किसके द्वारा करी गई है, आपको बताना है। कौन है वो राज्य? बताइए जल्दी जल्दी से, राज्य कौन सा है? राज्य ही तो पूछा है आपसे, आप आसानी से बता सकते हैं, ऐसा कोई समस्या कठोर नहीं है। बताइए बच्चे।
किसने ऐसा निर्णय ले रखा है अभी हाल ही में, तो क्या बताइएगा आप। तो आप कहेंगे सर अभी हाल ही में इस प्रकार के जो निर्णय लिए गए हैं वो नागालैंड ने। बिल्कुल आंसर आपके, हालांकि विकल्प में कमेंट बॉक्स को भी पढ़ लेता हूं बाद बाद में। तो नागालैंड आपके क्या है, नागालैंड इसका सही जवाब आ जाएगा। और आपको अभी पता होगा नई संसद के अंदर 106वां, नई संसद के अंदर जो विशेष सत्र बुलाया गया, नई संसद में 106वां संविधान संशोधन लाया गया। और 106वां संविधान संशोधन जब लाया गया बच्चे, तो क्या कहा गया, तो आपसे कहा गया 106वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को 33% का, महिलाओं को 33% का क्या दिया जाएगा बच्चे, आरक्षण मुहैया कराया जाएगा। तो ये आरक्षण कहाँ दिया जाएगा, ये भी तो बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें पंचायती राज व्यवस्था में तो आरक्षण पहले से ही मुहैया कराया गया है, तो अब ये कहाँ दिया जाएगा। तो आप कहेंगे विधानमंडलों में, कहाँ, विधानमंडलों में, विधानमंडल तथा लोकसभा व राज्यसभा के अंतर्गत, लोकसभा व राज्यसभा के अंतर्गत ये दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये अभी लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए लागू नहीं हो पाएगा, ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ा, इसलिए लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि 2026 तक संसद की सीटों में वृद्धि नहीं हो सकती है, संसद की वृद्धि नहीं हो सकती, संसद सीटों में वृद्धि नहीं होगी। अब संसद सीटों में अगर वृद्धि बच्चे नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बदलाव की आवश्यकता भी हो नहीं पाएगी। आपको पता है नई संसद जो बनकर के तैयार हुई, इसमें नई सदस्य कितने हैं, 888 लोकसभा की बात करी जा रही है, 384 आपकी बात करी जा रही है राज्यसभा के सदस्यों की। तो ये बढ़ी हुई संख्या आपको दिखाई तब देगी जब 2026 के बाद परिसीमन हो जाएगा और अगले जब चुनाव होंगे 2028 में, तो 2028 के चुनावों में ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी जो बातें आपको बताई जा रही हैं। बोलो समझ में आपको आ रहा है बच्चे, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना सारी बातें समझ में। बिल्कुल, ये आपको अच्छे तरीके से यहीं से क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके लिए आएंगे भी। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है हमारा। अगला सवाल देखो दे रखा है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस देश की पेकिंग यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो पेकिंग यूनिवर्सिटी कहां पर है आपको बताना है, पेकिंग यूनिवर्सिटी कहां पर है, जिसे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी एशिया के भीतर सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा है, वो भारत का है, जापान का है, चीन का है या भूटान का है। आपको इसका जवाब देना है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, बोलिए बच्चे, जल्दी जल्दी से उत्तर करिएगा आप सभी लोग, क्या आ जाएगा इसका सटीक जवाब। भारत, जापान, चीन या भूटान। तो आप कहेंगे सर अभी हाल ही में इस जो चीन आपका है, चीन का एक देश है, यहीं पर ही अभी हाल ही में चीन एक देश है प्रॉपर आपका भारत का पड़ोसी, पेकिंग यूनिवर्सिटी को अभी क्या किया हुआ है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान चीन की यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। चीन अभी चर्चा में रहा था, क्यों, चीन ने अभी हाल ही में क्या भेजा है, अपना अंटार्कटिका अभियान भेजा हुआ है। अंटार्कटिका अभियान किसने भेजा है, तो अंटार्कटिका अभियान अभी हाल ही में किसके द्वारा भेजा गया है, अंटार्कटिका अभियान भेजा है, चीन के द्वारा ही भेजा गया था। तो मैंने आपको बताया था अंटार्कटिका के बारे में कि अंटार्कटिका वो महाद्वीप है जिसे जनशून्य महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का जुड़वा कहा जाता है, तैरता हुआ महाद्वीप और साथ ही साथ विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय आपका एक ऐसा महाद्वीप है जो इसके ऊपर निवास नहीं है। क्षेत्रफल में तो ये 5वें स्थान पर आता है लेकिन निवास यहां पर नहीं है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी होगी। डन, अच्छे तरीके से इस बात को समझना होगा। तो चीन ने भी अंटार्कटिका अभियान भेजा था बच्चे, ध्यान रखना। और भारत में राष्ट्रीय अंटार्कटिका शोध संस्थान कहाँ है, तो आप कहते हैं गोवा के भीतर। कई बार मैंने बताया आपको, गोवा के भीतर भारत में राष्ट्रीय अंटार्कटिका शोध संस्थान है, नोट कर लीजिएगा, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। और भूटान के नरेश अभी भारत पर यात्रा में थे, क्या नाम था, जिम्मे खेसर नामग्याल, जिम्मे खेसर नामग्याल अभी भारत की यात्रा पर रहे, ठीक है। ये नरेश थे भूटान के, ये अभी भारत की यात्रा पर रहे, इनके बारे में ध्यान रखना। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, पेपर में नाम जरूर पूछेगा, भारत यात्रा पर हैं, भारत यात्रा पर रहे। क्या नाम है, जिम्मे खेसर नामग्याल। जिम्मे खेसर नामग्याल कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे ये सर भूटान के हैं और अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। तो मैंने आपको भूटान से सवाल बताया था कि भूटान में चूखापन बिजली परियोजना और तालापन बिजली परियोजना, दोनों परियोजनाएं भारत और भूटान के बीच में संचालित हैं। आने वाले समय में आपको असम और पश्चिम बंगाल से आपको ये देखने को मिलेंगे कि दोनों के बीच में रेल सेवाएं भी शुरू होती दिखाई देंगी। अगर मैं रेल सेवाओं के बारे में बात करूं या अन्य पहलुओं की बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दो चीजें, दोनों बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्या कि भूटान के साथ में भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, एक असम,
एक अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 4 राज्य आपके सीमा बनाते हैं भूटान के साथ। पेपर में अगर आए तो आप अच्छे तरीके से कर लें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, आगे बात करें अगले सवाल की ओर। तो अगला देखो सवाल क्या बच्चा दे रखा है कि 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का जो आयोजन है वो कौन से राज्य में किया जा रहा है? नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के भीतर, या आपको बताना है उत्तराखंड के अंदर या राजस्थान के भीतर। तो कहां पर 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बताइए भाई। तो देखो ध्यान रखना, 5 दिवसीय, अभी इससे पहले इसी राज्य के अंदर आपको याद होना चाहिए गंगा उत्सव का आयोजन किया गया था। गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मैंने आपको अभी बताया था कि अभी हाल ही में दिल्ली के भीतर क्या किया गया बच्चे, दिल्ली के भीतर क्या किया गया है, गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। तब मैंने गंगा के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई थी, इसके उद्गम से बताई थी कि इसका उद्गम कहाँ होता है बच्चे, इसका उद्गम होता है भागीरथी में। कहाँ होता है बच्चे, इसका उद्गम कहाँ से होता है? आप कहते हो गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से इसका क्या होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। और अलकनंदा में अलकनंदा और कौन सी नदी बच्चे, अलकनंदा और भागीरथी, दोनों नदियां मिलती कहाँ हैं? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती? तो आप कहते हो देवप्रयाग में सर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। और ये नदियां देवप्रयाग में तो मिल जाती हैं, लेकिन एक सवाल आपसे पूछा जाता है और वो पूछा जाता है ये कि बताइए गंगा किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। चलिए बताइएगा कि गंगा मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, गंगा मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, मैदानी भाग में कहाँ से, किस किस स्थान से आती है, ये आपको सवाल जवाब देना है, आपको जवाब बताना है क्या आ जाएगा इसका उत्तर। तो उत्तर नई दिल्ली ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ नई दिल्ली से ही ये कार्यक्रम की शुरुआत गंगा उत्सव भी किया गया था। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखना कि नई दिल्ली में अभी हाल ही में एक आरोग्य वाटिका की स्थापना करी गई है। आरोग्य वाटिका अगर पूछे कहाँ स्थापित करी गई, तो आरोग्य वाटिका यहीं पर स्थापित करी गई है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वार रूम किसने लॉन्च किए हैं? तो ग्रीन वार रूम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारा ही लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखना। तो ये सवाल मैंने कई बार आपको बताया कि रेलवे द्वारा एक कुश्ती अकादमी की स्थापना की जा रही है। किसकी स्थापना? कुश्ती अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही? तो आपने कहा कि सर कुश्ती अकादमी की स्थापना तो यहीं की जा रही है। मैंने पढ़ा है, कुश्ती आपने पढ़ाया था, कुश्ती अकादमी की स्थापना बहुत बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी रेलवे द्वारा दिल्ली में स्थापित करी जा रही है। तो आप आसानी से बात कर पाएंगे, आसानी से बात कर पाएंगे, आपको समस्याएं नहीं होंगी, ये बात का प्रॉमिस मेरा है। और यूपी से मैंने आपको गंगा के बारे में क्या बताया था कि बच्चे ध्यान रखना, गंगा यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। एक दिन बताया था आपको मैंने, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से ये निकल करके बिहार में प्रवेश कर जाती है। बलिया वही है जहां पर पहली बार चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत के अंदर एक अस्थायी सरकार का गठन कर लिया गया था। पेपर में खूब पूछा जाता है, आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दिवाली आप सबकी अच्छी रही होगी, ये मेरी कामना है। और अच्छी दिवाली, अगले साल की दिवाली आपकी अच्छी रहे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई करें, इतनी पढ़ाई करें आप सभी लोग कि आपको सफलता आपके कदम चूमे। बच्चे बहुत जरूरी है कि सफलता आपको अच्छे ढंग से मिले। सफलता एक आयाम तय करती है बच्चे किसी भी व्यक्ति का, कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, डन, ठीक है। सवाल समझ में आपको आ रहे हैं? अगर आप सवाल समझ में आ रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कह दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रखी, आराम से आप कवर कर लेंगे इस बात को। डन, चलिए बढ़िया। आगे अगर बात करते हैं बच्चे, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, और उत्तराखंड अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 9 नवंबर को अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया, और 9 नवंबर 2000 को ये राज्य अलग किससे किया गया था? तो ये अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से ही अलग किया गया था। उत्तर प्रदेश के कुल 13 पर्वतीय जिले थे, इनको अलग कर दिया गया, 13 पर्वतीय जिलों को अलग कर दिया गया, और 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, इसका नाम रखा गया उत्तरांचल। और उत्तरांचल जब अलग हो गया 2007 में, उत्तरांचल का नाम, माफी चाहूंगा, अलग नहीं हुआ, 2007 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम क्या रखा गया? उत्तराखंड। तो ये वो सवाल हैं आपके पेपर में जो सीधे और सटीक पेपर में सवाल आ जाते हैं, और उनके लिए आप अगर मेहनत करेंगे तो सही ढंग से ही सवाल भी आप कवर अप कर लेंगे। डन, चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या दे रखा है? अगला सवाल दे रखा है, आज का आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा, कि किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजन किया गया है? 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है, उड़ीसा में किया गया है, तमिलनाडु में किया गया, या मध्य प्रदेश में किया गया? कहां किया गया है इसका आपको जवाब देना है। क्या आ जाएगा इसका सही और सटीक जवाब? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब कहां किया गया है। देखिए कलिंग अगर हम बात करें तो कलिंग का युद्ध तो आपने पढ़ा ही है ना। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो आप कहते हो सर कलिंग का युद्ध हमने पढ़ रखा है। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध हमने पढ़ रखा है 261 बीसी में।
261 बीसी में। और कलिंग की तत्काल समय की राजधानी पूछी जाती। राजधानी क्या थी उस समय? तो कलिंग की उस समय की राजधानी तोसली थी। क्या थी बच्चे? कलिंग की राजधानी तोसली थी। पेपर में ये खूब पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी क्या है, तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। ये बात लिखित में पूछी जाती है, खूब हुई पूछी जाती है। तो कलिंग इस समय आपसे पूछा जाता है तो आप कह देते हो सर उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। और अभी आपने क्या खो खो के लिए भी देखा आपने, उड़ीसा ही सही जवाब था। तो उड़ीसा इसका एकदम सटीक और सही जवाब आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चे। और यहाँ से सवाल निश्चित रूप से पेपर में बनते हैं, तय हैं, दोबारा भी आपके पेपर में आएंगे। और कहीं ना कहीं आपके पेपर में आए तो आप अच्छे ढंग से मेहनत कर लें। मेहनत करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे ये पेपर में सवाल तय हैं, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आएंगे ही आएंगे। अभी मध्य प्रदेश चर्चा में रहा था अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कारण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 के आयोजन कहाँ किए गए? यहीं किए गए थे बच्चे, मध्य प्रदेश में ही। आशा इसकी शुभंकर थी। पेपर में इसलिए सवाल बनने लाजमी रहेंगे, सवाल पेपर में दोबारा आएंगे ही आएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में आपकी 2-3 योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पढ़ते रहते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और एक योजना पढ़ते हो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। तो 2 योजनाएं हैं और दोनों योजनाएं आपके बारे में पढ़ाई जाती हैं, दोनों योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। डन। चलिए एक सवाल आप बता दीजिएगा और घर के लिए आपके लिए सवाल हो जाएगा कि बताइएगा कि कलिंग के युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में प्राप्त होता है? किस अभिलेख में या किस शिलालेख में प्राप्त होता है? बताइए। अशोक के किस शिलालेख में जानकारी मिलती है, प्राप्त हो पाती है? बताइए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है और ये होमवर्क आप अच्छे तरीके से करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे ढंग से इस होमवर्क को कर ही लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चे, घर के लिए काम है कि कलिंग के युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में किया गया है। उम्मीद है आप बताएंगे भी साथ साथ। बाकी आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। बाकी क्लास आप थोड़ी सी छोटी है, ये बात मुझे पता है, क्लास आपकी छोटी है। बाकी जल्दी हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आप सब अपने आसपास सफाई रखें, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे थे मैंने आपसे जल्दी डिस्कस किए। खैर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।